वेलकम टू हिस्ट्री टेलिंग। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। देखिए, जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर ओहदों में से एक पर होते हैं ना, तो आप खुद एक हदफ बन जाते हैं। और इस हकीकत को शायद व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई नहीं समझता। सवाल ये नहीं है कि उनकी जान को खतरा है या नहीं। असल सवाल ये है कि 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इतने सारे खतरात के बावजूद वो हर बार बच कैसे जाते हैं। तो आज हम उसी नाकाबिले तस्खीर किले की एक एक तह को खोलेंगे जो पुतिन के गिर्द बुना गया है। ये नंबर 43। ये कोई मामूली अदद नहीं है। पिछले 20 सालों में व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमलों की कम से कम 43 मुसद्दका कोशिशें हो चुकी हैं। जरा सोचिए, औसतन हर साल 2 बार उनके जिंदगी को बराह रास्त खत्म करने की कोशिश की गई। ये आदादो-शुमार सिर्फ खतरे की शिद्दत नहीं बताते, बल्कि ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इनका जिंदा रहना महज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? आखिर कोई एक शख्स इतनी जानलेवा कोशिशों से कैसे बच सकता है? क्या वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है? नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो मंसूबाबंद है। इनकी बका किस्मत पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मरबूत और पेचीदा निज़ाम पर मुनहसर है जो ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कि हम इस निज़ाम को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पर किस किस्म के हमले हुए हैं, फिर उनकी हिफाजत करने वाली वो 3 इंसानी दीवारें कौन सी हैं। उसके बाद उनके ख़ास बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग और सामान पर एक नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि सफ़र के दौरान उनके चलते फिरते किले कैसे काम करते हैं, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस किस्म की ताकत और हिफाजत की असल कीमत क्या है। अच्छा, तो इस पूरे हिफाजती निज़ाम की ज़रूरत को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें ख़तरे की नौइयत को समझना होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुतिन को असल में किस पैमाने पर और कितनी किस्म के ख़तरात का सामना रहा है। ये ख़तरात का सिलसिला इनके इक़्तिदार के आगाज़ से ही शुरू हो गया था। 1999 में रूसी माफिया ने कार बम से उड़ाने की कोशिश की। फिर 2000 में चेचन जंगजुओं ने इनके काफ़िले के रास्ते में बम धमाका कर दिया। साल 2002 तो ख़ास तौर पर शदीद था। मतलब जहरीले जाम से लेकर रेड स्क्वायर पर स्नाइपर्स की मौजूदगी और कार बम के कई मंसूबे सामने आए। 2003 में ब्रिटानिया के दौरे पर एक स्नाइपर पकड़ा गया, और 2012 में यूक्रेन में खुद कुछ जैकेट्स पहने हमलावरों को गिरफ्तार किया गया जो पुतिन के करीब खुद को धमाके से उड़ाना चाहते थे। तो जब हर तरफ से ऐसे खतरात हों, तो जवाब क्या है? जवाब है एक कसीर सतही दिफाई निज़ाम, जिसे हम कह सकते हैं 3 इंसानी दीवारें। जी हाँ, ये 3 मुख्तलिफ हिफाजती इदारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द एक किला बनाते हैं। सबसे बाहर यानी पहली दीवार है FSO, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस। ये इदारा तमाम बड़े सरकारी हुक्काम की हिफाजत का जिम्मेदार है, और इसका बजट लामहदूद है। दूसरी दीवार है रोज़गार्डिया, जिसे पुतिन की ज़ाती फ़ौज भी कहा जाता है। इसका काम मुल्क को बैरूनी दुश्मनों से बचाना नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावत या तख्ता उलटने की किसी भी कोशिश को कुचलना है। और फिर सबसे अंदर, पुतिन के बिल्कुल करीब, तीसरी और आखिरी दीवार है SBP यानी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस। ये हैं उनके ज़ाती एलीट बॉडीगार्ड्स। अंदरूनी बगावत के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जाता है, इसका अंदाज़ा रुसगोडिया की तादाद से लगाया जा सकता है। इस ज़ाती फ़ौज में 3,40,000 से ज़्यादा एहलकार हैं, और ये सब बराए रास्त पुतिन को जवाबदाह हैं। ये एक ऐसी फ़ौज है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी इस्तेहकाम और वफादारी को यकीनी बनाना है। अब ज़रा इस किले के बिल्कुल मरकज़ पर नज़र डालते हैं, यानी SBP। ये वो लोग हैं जो पुतिन के इतने करीब होते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो गोली और उनके दरमियान खड़े हो सकें। आखिर ये कौन लोग हैं और इन्हें क्या चीज़ इतनी ख़ास बनाती है? एक SBP एजेंट बनने के लिए सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होना काफ़ी नहीं है। मेयार नाकाबिले यकीन हद तक सख्त हैं। उम्र 35 साल से कम, कद और वज़न एक ख़ास हद के अंदर, और पस मंज़र पुलिस का नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस का होना लाजमी है। उन्हें कम से कम 5 ज़ुबानें आनी चाहिए और ऑपरेशनल साइकोलॉजी में महारत होनी चाहिए। मतलब वो दबाव में इंसानी रवैये को पढ़ सकते हैं, एक नज़र में ख़तरे को भांप सकते हैं और किसी के इरादों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन सबसे बढ़कर उन्हें हर हाल में अपने जज्बात पर काबू रखना होता है। ना सख्त गर्मी में पसीना बहाना है, ना शदीद सर्दी में कपकपाना है।
اور یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے عام پولیس اہلکاروں کو نہیں چنا جاتا۔ دیکھیے، پولیس کی تربیت کا مقصد ہوتا ہے ملزم کو گرفتار کرنا اور صورتحال پر قابو پانا۔ اس کے بالکل برعکس ایس بی پی ایجنٹ کی تربیت کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، خطرے کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ ان کے لیے مہلک طاقت کا استعمال آخری نہیں بلکہ پہلا آپشن ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے جو ایس بی پی کے کردار کی بہترین عکاسی کرتا ہے: اگر پوتن کے کسی ایک باڈی گارڈ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظتی نظام کے 50,000 لوگ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایس بی پی دفاع کی آخری اور سب سے اہم لکیر ہیں۔ اور ان کے ہاتھ میں نظر آنے والی چیزیں بھی وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہیں۔ وہ جو بریف کیس اٹھائے ہوتے ہیں نا، وہ دراصل 1 سیکنڈ میں کھل جانے والی بلٹ پروف شیلڈز ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی چھتریاں بھی کیولیئر سے بنی ہوتی ہیں، جو گولیوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک ہی مقصد ہے: صدر کی حفاظت۔ لیکن حفاظت صرف انسانوں پر منحصر نہیں۔ جب صدر حرکت میں ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی کے شاہکار یعنی چلتے پھرتے قلعے استعمال ہوتے ہیں۔ زمین پر سفر کے لیے عورت سنٹ لیموزین ہے۔ یہ گاڑی بم پروف، بلٹ پروف اور کیمیائی حملوں سے مکمل محفوظ ہے۔ اس میں 360 ڈگری کیمرے، ہنگامی فرار کے راستے اور چھپے ہوئے ہتھیار نصب ہیں۔ ریل کے سفر کے لیے ایک گھوسٹ ٹرین ہے جو باہر سے بالکل عام لگتی ہے، مگر اندر سے ایک بنکر ہے جس میں سگنل جیمرز لگے ہیں، اور یہ صرف خفیہ اسٹیشنوں پر رکتی ہے۔ اور ہوا میں ان کا IL-96-300 تیار ہے جو اینٹی میزائل سسٹم، جیمرز اور یہاں تک کہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت سے بھی لیس ہے۔ اس اڑتے ہوئے کریملن کی قیمت $500 بلین سے زیادہ ہے۔ یہ رقم صرف ایک ہوائی جہاز کی قیمت نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوتن کی حفاظت کے لیے وسائل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سطح کی سیکیورٹی طاقت، خطرے اور تنہائی کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس کیفیت کو ٹوٹل آئسولیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں ایک شخص بیرونی خطرات سے تو محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی عام زندگی سے بھی مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ جب ہر کمرے کو استعمال سے پہلے چیک کیا جائے، ہر کھانے کو زہر کے لیے ٹیسٹ کیا جائے اور ہر ملاقات پہلے سے طے شدہ ہو، تو یہ صرف حفاظت نہیں رہتی، یہ قید بن جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر رکتے ہیں: جب کسی رہنما کی بقا کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعے کی ضرورت پڑے تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صورتحال طاقت کی نوعیت اور عوام کے ساتھ تعلقات کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ آپ کے خیال میں اتنی سخت سیکیورٹی کسی لیڈر کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے یا اس کے خوف کو؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور ان دوستوں اور خاندانوں والوں کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا کی تاریخ جاننا اور اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں منی لکھیں۔ اگلی بار ملتے ہیں۔